हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने जीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की बात करेंगे। ओके, क्लैरिफिकेशन किस चीज़ का? एक बहुत बड़ा डाउट रहता है सबके दिमाग में, वो हम डाउट दूर करेंगे। और ये क्लैरिफिकेशन आया है कि भैया ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम किसी शॉप में गए, मैंने कुछ सामान वहाँ से बाय किया, तो वे आज जस्ट गिवन अ वाउचर कि भैया आप ये वाउचर ले लो और इस वाउचर को कहीं भी रिडीम करवा लो। यही होता है ना। मान लीजिए मैंने सिनेमा हॉल में एक 4-5 टिकट्स खरीदी और 4-5 टिकट्स के साथ मुझे ब्यूटी पार्लर का, सलून का या किंडरगार्टन पार्क का हमको कुछ एक वाउचर मिल गया कि आप बच्चों को वहाँ घुमाने ले जा सकते हैं। मैंने वो वाउचर ले लिया, या किसी स्टेशनरी की शॉप का या क्लॉथ का हमको एक वाउचर मिल गया कि आप इस पर्टिकुलर शॉप में जाकर के 20% का बेनिफिट ले सकते हैं, या ये चीज़ फ्री में ले सकते हैं। आप इतने का आइटम फ्री में ले सकते हैं, या इसके साथ ये फ्री में है, आप इसको रिडीम करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो वाउचर है, जो मुझे वाउचर मिला है, उसके लिए क्वेश्चन आया, क्या ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विसेज? ट्रांजैक्शन इन वाउचर। अब वाउचर स्पेसिफिकली होता क्या है? सबसे पहले तो वाउचर को समझेंगे कि वाउचर्स हैं क्या। अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह हो सकता है। वाउचर को डिफाइन किया गया है, वाउचर में बी इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन। एक लाइन की बात याद रखेंगे कि जब हम वाउचर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वाउचर का मतलब, वाउचर क्रिएट करता है एक ऑब्लिगेशन ऑन द सप्लायर, जिसके पास हम अपना सामान मैच्योर करें, यानी कि उस वाउचर को रिडीम करवाने जाएंगे, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है ऑन द सप्लायर टू एक्सेप्ट इट एज अ कंसिडरेशन और पार्ट कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स क्या होता है? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा ये वाउचर्स क्या है। मैंने क्या बोला? ये वाउचर्स क्या है। हम किसी, चलिए मान लेते हैं मैंने पीवीआर के 6 टिकट्स खरीदे। अब पीवीआर के अगर मैं 6 टिकट्स खरीदता हूँ तो मुझे उसके साथ वही जो टिकट काउंटर पे बंदा है ना, उसने मुझे एक वाउचर दिया कि आप पर्टिकुलर इस मॉल में जाएंगे या शॉप में जाएंगे, यू विल गेट द 20% डिस्काउंट, या आप पर्टिकुलर ये सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं, या इतने रुपए की सर्विसेज आप फ्री में करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं जब टिकट्स खरीद रहा हूं तो मुझे उसके साथ एक वाउचर दिया जा रहा है। तो ट्रांजैक्शन इन वाउचर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। क्या वो वाउचर्स में जो ट्रांजैक्शन है, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज माना जाएगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वाउचर की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 118, यानी 118 जो सीजीएसटी की डेफिनेशन है, सीजीएसटी एक्ट में जो वाउचर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 118 में। और वाउचर को कहा गया है, वाउचर में बी इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वाउचर क्या है? पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जो क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन उस सप्लायर के ऊपर कि वो हमें उस सप्लाई को देगा जो उस वाउचर में लिखा गया है। दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द सप्लायर, which creates an obligation on the supplier to accept it as a consideration or part consideration for the supply of goods and or services। मैंने कहा ना 20% का डिस्काउंट देगा या फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, तो that particular supplier shall accept it as an obligation and he'll accept that obligation, that he is ready to accept that particular voucher as a full consideration or part consideration, yes or no। तो ये उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अब 2 तरह के वाउचर होते हैं, एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जिसके यहां से मैंने टिकट्स खरीदी उसने मुझे वाउचर दिया, उसने उस वाउचर से रिलेटेड पेमेंट ऑलरेडी उस सप्लायर को दी हुई है जिसके पास में सर्विस या उस पर्टिकुलर गुड्स को लेने के लिए पहुंचा। मान लेते हैं मैं क्लॉथ शॉप में पहुंचा था जिसका वाउचर मुझे मिला, तो मेरे हाथ में जो वाउचर है वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है क्या? ये देखना पड़ेगा। अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, मैंने क्या बोला?
अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा हिसाब कि वो मनी है। क्या है? मनी। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वो मनी की तरह कंसिडर किया जाएगा। किसकी तरह कंसिडर किया जाएगा? मनी। और हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि मनी जो होता है वो ना तो गुड्स होता है और ना वो सर्विसेज होता है। ना तो वो गुड्स होता है ना तो वो सर्विसेज होता है। और मनी की डेफिनेशन भी दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 75 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 में। और ये क्लियर किया गया है कि कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई रिकॉग्नाइज करती है किसी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए एज अ कंसीडरेशन, तो वो मनी माना जाएगा। तो यहां पर ये है कि वाउचर में हमारा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। वाउचर में ऑलरेडी पेमेंट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ मनी। और मनी क्या होता है? इट इज नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सर्विस। ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो ये सर्विस माना जाएगा। यानी दोनों केस में ये गुड्स और इस केस में ये ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का डाउट खत्म। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम वाउचर की डेफिनेशन को देखें और मनी की डेफिनेशन को देखें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 118 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 75 की डेफिनेशन को अगर पढ़ा जाए तो यही चीज़ क्लियर होगी कि वाउचर मनी की डेफिनेशन में कवर होगा। और मनी के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। अच्छा, अगर वाउचर हमारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, अब प्रॉब्लम यही तो आएगी कि हमारा वाउचर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो हम करें क्या? तब क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा? प्रॉब्लम आई ना। तो कहा गया, जब हमने शुरुआत किया था इस प्रॉब्लम को लेकर तो मैंने उस समय एक लाइन बोली थी, एक वर्ड बोला था कि वाउचर्स जो होते हैं वो हमारे सप्लायर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं कि वो उस लिमिट तक हमको उस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई देने के लिए मजबूर हैं। तो मैंने क्या वर्ड यूज किया? मजबूर हैं। इट मीन्स आई हैव एन अथॉरिटी टू क्लेम दैट पर्टिकुलर आइटम और सर्विस। इसका मतलब कि वो वाउचर मेरा कंसीडर किया जाएगा एक्शनेबल क्लेम की तरह। किस तरह क्लेम किया जाएगा? एक्शनेबल क्लेम की तरह। यानी कि मैं सामने वाले को मजबूर कर सकता हूं कि ये जो वाउचर है इसमें लिखा हुआ आइटम आप हमें देंगे ही देंगे, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज। अच्छा, अगर जब एक्शनेबल क्लेम की बात आई तो फिर से प्रॉब्लम आई कि सर इसकी तो अलग से डेफिनेशन है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है। और जब एक्शनेबल क्लेम की बात आती है तो उस समय फिर हम लोग शेड्यूल 3 में पहुंच जाते हैं। तो शेड्यूल 3 के पार्ट 6 एंट्री नंबर 6 में ये साफ साफ लिखा गया है कि एक्शनेबल क्लेम आर नीदर द पार्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो एक्शनेबल क्लेम ना तो गुड्स होता है ना तो सर्विसेज होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ करके। भाई अगर मैंने आपको कोई लोन दिया या मैंने आपसे कोई लोन लिया तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है? नहीं सर। क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, क्योंकि वो मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मनी तो वैसे भी हमारी ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना तो सब गुड्स होता है ना तो सर्विसेज होता है। वो तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होता। अब आती है प्रॉब्लम कि जब हमारा वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसका मतलब मैं सामने वाले को मजबूर कर सकता हूं। इट मींस आई कैन टेक लीगल एक्शन। तो एक्शनेबल क्लेम हो गया। और एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो हमारे शेड्यूल 3 में कवर होते हैं, जो कि ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होते हैं ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके। अब फिर से हम प्रॉब्लम में आ गए कि एक्शनेबल क्लेम बेसिकली लोन का लेना देना, जस्ट लाइक दैट वन। तो क्या वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होता है? नहीं सर, वो नहीं होता। लेकिन फिर कहा गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं जरा उसके बारे में जानते हैं। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में कवर होते हैं हमारे ये पॉइंट। जरा नीचे आते हैं, देखते हैं, जिसमें आपका शामिल होगा बेटिंग,
कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। गवर्नमेंट ने कहा है ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, कैसीनोज होते हैं या आपके हॉर्स रेसिंग होती है, ये हम जीएसटी में कवर करेंगे। क्या करेंगे? जीएसटी में कवर करेंगे। इट मीन्स ये हैं तो एक्शनेबल क्लेम, लेकिन यहां पर टैक्स लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगी। क्यों? एवन दो इट इज द पार्ट ऑफ द एक्शनेबल क्लेम, बट दीज आर द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लग जाता है। और नॉर्मल स्पेसिफाइड जो हम नॉर्मल हमारे जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो तो शेड्यूल 3 के एंट्री नंबर 6 में आते हैं, और वहां तो वो माने ही नहीं जाते हमारे, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अब एक बात बताओ कि ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में है? नहीं सर, ना तो ये हॉर्स रेसिंग है, ना तो गैम्बलिंग है, ना तो कैसीनोज के आइटम है। इसका मतलब ये स्पेसिफाइड में नहीं है। तो ये किस में चला गया? जनरल एक्शनेबल क्लेम में चला गया। और जनरल एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? वो शेड्यूल 3 के पार्ट 6 में आते हैं, एंट्री नंबर 6 में आते हैं। इसका मतलब वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं माने जाएंगे। तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट मनी की तरह ट्रीट हो गया, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम की तरह ट्रीट हो गया, जो कि फिर से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है। तो चाहे वो कोई भी केस हो, दोनों केसेस में वाउचर्स, हमारे जो ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स होते हैं, वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस हैं। हाँ, लास्ट में कि जब हम उन आइटम्स को क्लेम कर लेते हैं, क्या करते हैं? उन आइटम्स, सर्विस को या गुड्स को क्लेम कर लेते हैं, तब वो हमारे लिए सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज मान लिए जाएंगे। लेकिन उसके पहले ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस हैं। अब तो ठीक, नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही किसी मजेदार पॉइंट के साथ सामने आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।